अस्सलाम वालेकुम सामीन। प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज अजीज़। प्रोड्यूसर हमारे अंजुम हैरल्ड गिल और असफर औसाफ हैं। तो माफ़ कीजिएगा, असफर इमाम है। और मेहमान जब मैं आपसे तारुफ कराऊंगी आप बेहद खुश होंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि हर प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम आपको पते लिखवाएं कहानियाँ भेजने के लिए। और पते लिखवाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी आप कहानियाँ हमें भेजें उसकी कॉपी अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि जब हम आपको कहानी रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन करते हैं तो हमारे पास कोई तरीक़ा नहीं होता कि हम आपको बता सकें कि किस तरह उस कहानी को आप पढ़िए। और कई दफ़ा आप कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे पूरी कहानी याद है, लेकिन होता ही है कि 5 मिनट की कहानी कई दफ़ा आप 1 घंटे 1.5 घंटे में ख़त्म करते हैं। तो इसलिए कहानी के कॉपी अपने पास रखना ज़रूरी है। तो लीजिए, अंजुम आपको सुनाते हैं हमारा प्रोमो, ताकि आप पते नोट कर सकें। आवाज दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था। हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता। हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, ऐसा करंट लगाते हैं। माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं, बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ। आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं, urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437, नई दिल्ली 110011, भारत। तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है। समीन, जब भी मैं ये जुमला सुनती हूँ ना, इंसान को होश नहीं रहता, दुनिया उलट जाती है, मैं हमेशा आपको सुनाना चाहती हूँ तलत हमदानी की कहानी, जिनका बेटा सलमान हमदानी 9/11 पर लोगों की जान बचाते हुए हलाक हो गया था ट्रेड सेंटर के अंदर। और ये बड़ी अजीबोगरीब कहानी है, और बहुत जल्द हम इसके वीडियो के साथ, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम चूँकि टेलीविज़न पर भी होता है, तो आप देख सकेंगे तलत को भी, उनकी बेटी की तस्वीरें भी देखेंगे, पूरे ख़ानदान से मिलेंगे। तो अपने आइंदा चंद प्रोग्रामों में, यानी 2 हफ्तों में शायद मैं आपको ये कहानी सुना सकूं। तो चलिए, अब वो जो मैंने आपको हैरान करने की बात की थी कि एक बड़ा प्यारा मेहमान हमारे साथ है, तो लीजिए मेहमान साहब, हम लोगों को हैरान रखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप अपनी आवाज़ की झलक सुनवाइए, थोड़ा सा गुनगुनाइए। राहों में गाता चला हूँ, नगमे सुनाता चला हूँ, सबको बताता चला हूँ, इंसानी रूहें दुनिया में सिर्फ है प्यार की प्यासी, सिर्फ है प्यार की प्यासी। तो कितनी राही मैं हूँ, अलबेला राही, अलबेला राही, मैं हूँ अलबेला राही। कौन हो सकता है ये अलबेला राही, हमारे और आपके, हम सब के आलमगीर के अलावा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? माशाल्लाह, पहले से बेहतर है। बहुत पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए, हम लोग बड़ी खैर खबर रखते हैं, आपकी सारी इत्तलाएं लेते हैं। अब आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लगता है आपकी सेहत क्या भी की जब पता लगता है। तो किस स्टेज पे है अब आपकी? एक्चुअली मेरा केस काफी कॉम्प्लिकेटेड था, उस कॉम्प्लिकेशन से आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा। हुआ क्या कि मेरी बारी आ गई थी अमेरिका में वो ट्रांसप्लांट की। वो
जब डायलिसिस शुरू होती है तो सबको वो होता है कि वो नाम डाल सकते हैं हॉस्पिटल में डायलिसिस ट्रांसप्लांट के लिए, तो कोई 4 साल लगते हैं कि उनकी बारी आती है। अच्छा। तो मेरे 4 साल हो गए, तो मेरी बारी आई, तो मैं जब हॉस्पिटल गया तो उन्होंने, जो सर्जन आए, मेरा पेट टच किया तो कहा कि सॉरी, I cannot do your surgery because your kidneys are too big, too large. इतना लार्ज हो गया, वो पॉलीसिस्टिक किडनीज डिजीज है ना, वो इसमें यही होता है कि किडनीज बड़े होते जाते हैं। इतने बड़े हो गए थे कि पेट फूला हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हम आपका ट्रांसप्लांट करें, आपको दोबारा वो अपॉइंटमेंट लेके हम आपका किडनीज निकालेंगे, वो सर्जरी होगी पहले। अच्छा। जब आपका वो सब हील हो जाएगा तो फिर हम आपको दोबारा उसमें डाल देंगे, नाम आपका टॉप में होगा, तो फिर इंशाल्लाह आपकी ट्रांसप्लांट होगी। तो अब वो किडनीज दोनों निकाल लिए, उसके बाद भी मेरा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से सारा हील हो गया, एवरीथिंग। अब मेरे नाम दोबारा वो टॉप ऑफ द लिस्ट में होगा, तो इंशाल्लाह 3-4 महीने में ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। अच्छा, तो बस हमारी दुआ है कि जल्दी से मैच आपको मिल जाए और आप बिल्कुल ठीक ठाक, वैसे भी माशाल्लाह इस वक्त आप ठीक ठाक हैं। और मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, शो कर रहा हूँ, ऐसे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारी ये दुआ है कि जो आपका एक है कि मुकम्मल सेहतयाब होना, जिसके लिए आप यहाँ अमेरिका रुके। और पता है, जब मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था, इमरान के साथ आप बात कर रहे थे, बड़ा मेरे दिल पर असर हुआ था आपके उस इंटरव्यू का। और आपने वो इंटरव्यू दिया, फिर आपने हमारे प्रोग्राम में आके अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। तो चूंकि ये प्रोग्राम मेरी कहानी है, तो लीजिए हम आपकी कहानी भी सुनते हैं और वो इंटरव्यू भी सुनते हैं साथ साथ, और फिर हम आगे आपसे बातें करेंगे। तो अंजुम, अगर आप हमें वीडियो और ऑडियो दोनों आलमगीर के सुनवाएं। मैंने समझा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैंने किसी को दुखाता नहीं हूँ, तो मैं समझा मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि मैं अच्छा नहीं हूँ, कि मैंने मिलियंस फैंस को दुखाया। कि मैं एक शॉपिंग मॉल में गया तो 1-2 खातून आए, तो एक खातून के तो आंसू निकल रहे थे, कहते आप हमें छोड़ के चले गए। दैट ट्रिप changed absolutely everything. कि I'm a selfish person. I didn't think of them. अब मैं बाकी जिंदगी जितनी है मैं जान लगा दूंगा to come back on the screen for them. कुछ न चाहा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया। आपकी बिल्कुल फीलिंग्स इसलिए था कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में एक्टिव और उसमें उरूज में था जब मैं परफॉर्म किया और गाने टीवी में। तो मेरे इतने जो फॉलोअर्स थे, फैंस थे, वो जो मैंने मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया कि मैंने जान के तो नहीं किया ये, कि मैं जब खुद अपना सोचा कि मैं बस मुझे और नहीं करना है, बस और टीवी में नहीं आना है, मैं अमेरिका में जो मैं अपना सुकून से जिंदगी गुजारूंगा आखिरी लास्ट पार्ट। तो लेकिन जब मैं एक ही विजिट किया था पाकिस्तान, हम मुझे बुलाया था सिर्फ एक अवार्ड प्रोग्राम में, तो वहाँ जो लोगों ने जिस तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड दिया, और वो तो कभी भी नहीं चाहते मैं चला जाऊं, और जो मैंने ये सब देखा तो फिर मुझे एकदम से एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अपना ही जिंदगी, अपना ही सोचा, इन लोगों का नहीं सोचा जो मिलियन पाकिस्तानी जो मुझे नहीं चाहते थे कि मैं चला जाऊं, तो मैंने इनका नहीं सोचा। तो अब मैंने सोचा कि मेरी बीमारी है, जो भी है, मैं ये जिस तरह जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा। अब मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान इंशाल्लाह फर्स्ट वीक नवंबर में, तो वहाँ बहुत टीवी चैनल्स में प्रोग्राम करना है, ये करना, ये सारा जो मैं अब जहाँ लड़ा दूंगा। तो मैंने एक्चुअली पहले रिसर्च करने के लिए किया था कि वहाँ अगर ट्रांसप्लांट हो तो कैसा होगा, नहीं होगा, वो सारे मैंने मालूमात की। तो वहाँ ये है कि अगर एक दफा हो जाता है, लेकिन अगर उसमें कोई अगर इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहां फिर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो वो बड़ा उससे मैं डरता हूं। तो इसलिए कि मैंने यहाँ जो मैंने नाम एनलिस्ट किया अमेरिका में, तो वो बहुत 2-3 साल पहले मैंने एनलिस्ट किया था, तो मेरी बारी अब आने वाली है 1.5 साल में। अच्छा। तो मैंने सोचा कि यहाँ अगर हो जाता है, अगर कुछ खराब हो जाता है, कुछ होते, तो इन लोग रिस्पॉन्सिबल लेते हैं 3 साल तक, कि जब तक बिल्कुल मैं 3 साल ठीक ना हो जाऊं तब तक उन लोग सपोर्ट करते रहेंगे मुझे। तो ये चीज और कहीं नहीं मिलेगा। और वहां अगर कर लिया तो यहाँ जो मेरे मेडिकेयर वो इंश्योरेंस है जो 80% तो इन लोग पे करते हैं, तो मुझे 20% पे करना होता है।
तो आलमगीर, आप भी उस लम्हे में पहुंच गए होंगे जब आपने ये इंटरव्यू दिया था और बात की थी। आपने मेरे आंसू निकाल दिए। मेरे तो हमेशा जब मैं आपका ये इंटरव्यू सुनती हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसलिए भी कि आप, मतलब आपसे जो लोगों का प्यार है ना, वो सिर्फ आपके म्यूजिक की वजह से नहीं है, आपकी शख्सियत की वजह से भी। आप हमेशा से एक बहुत ही हम्बल, बहुत ही एक जो मासूमियत होती है ना एक फनकार में, वो आप में है। और मैं बहुत बाद में मुझे पता चला कि मैं कितना मासूम हूँ। मगर मुझे ये खुशी है कि लड़की आपको इतनी अच्छी मिली, शैला जो है, कि आपकी भोले भालेपन से कोई फायदा नहीं उठाया। अम्मा ने जो पसंद की थी वो अच्छी पसंद की थी आपके लिए, है ना? जी हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये नहीं चाहती कि मैं आपको आपकी कहानी के लिए थकाऊं, क्योंकि ये प्रोग्राम है मेरी कहानी। आप कह सकते हैं, अब तो आप पता, सबको दुनिया को पता चल गया मेरी कहानी पे फिल्म बन रही है। नहीं, वो तो फिल्म बन रही है, लेकिन आपकी कहानी शुरू कैसे हुई, ये आपने हमारे प्रोग्राम में बताया था, और वही कहानी हम आपको सुनवाते हैं। और सामीन, आप सुनिए, और फिर आप, अभी हमारे साथ कॉलर्स मौजूद हैं, मुरीद खान हमारे पुराने जो हैं कॉलर। लेकिन ये कि पहले हम आलमगीर से उनकी कहानी सुनते हैं और फिर चलते हैं आगे प्रोग्राम की जानिब। जी अंजुम, अब सुनाइए आलमगीर की कहानी। मेरा जो है ना, ये म्यूजिक जो पैशन था, वो जो आज भी है। मैं गिटार मुझे शौक था। जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था। तो फिर मैं गिटार बजा के गाता था, इंग्लिश गाने गाता था, बीटल्स के, एल्विस प्रेस्ली के। तो फिर जब मैं कराची आया, व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, मैं कराची आया, तो कराची में सोहेल राना के बच्चों के प्रोग्राम होते थे, वहाँ मैं गिटार बजाता था। तो फिर वहाँ जब सोहेल भाई बड़ा देर से आते थे कभी कभी, तो बच्चे वेट करते थे, तो मैं गिटार लेके जब बैठता था, तो सारे बच्चे आके कहते, आलम भाई हमें गाना सुनाए। अच्छा। तो मैं गिटार बजा के उनको गाना सुनाता था। करते करते वो जिया मोहिद्दीन का शो होता था उस जमाने में, कि वो स्टेज शो पहली दफा स्टार्ट किया जिया मोहिद्दीन ने पाकिस्तान में। तो फिर वहाँ मुझे बुलाया लोगों ने, वही बच्चों ने और वो प्रोड्यूसर्स ने बात करते थे कि ये आलम जो है गिटार बजा के गाता है, बड़ा अच्छा, आपका प्रोग्राम के लिए तो बहुत अच्छा है। उन्होंने बुलाया, कहते कि कोई सुनाओ गाना। तो मैंने उनको इंग्लिश गाना सुनाया, तो कहते कि नहीं, तुम स्पेनिश गाना गा सकते हो। तो मैंने कहा मैं कुछ भी, कोई भी जबान मुझे दे दें, मैं। तो उन्होंने मुझे एक गाना ला के दिया, क्वांताना मेरा, और वही मेरा पहला गाना बन गया था, वहीं उसी में मैंने गाया था। तो वहां से फिर सिलसिला शुरू हो गया, और पैशन से वो प्रोफेशन हो गया। जब देखा ना था कभी हमने, ये समा गया था 1976 में, फिर लाहौर टेलीविजन से। तो फिर वो देखा ना था जो इतने मशहूर हो गए थे कि फिर मैं, उस वक्त मुझे जहन में ख्याल आया कि शायद दिस इज व्हाट आई हैव टू डू इन माय करियर, दिस इज माय करियर, दिस इज माय लाइफ, दिस इज व्हाट इज माय प्रोफेशन, एवरीथिंग। वो इस तरह वो फिर स्टोरी तो आगे फिर गाने पे सारे मैंने 17 जबान में गाया आज तक। अच्छा, कौन कौन सी जबानों में? एक तो हमारा जो प्रोविंशियल में बलोची, पश्तो और पंजाबी तो है ही है। इसके अलावा भी मैंने कोरियन, इटालियन, स्पेनिश, अफगानी, पर्शियन, अरबिक, जापानीज, इस तरह श्रीलंका। क्योंकि मैं जहाँ भी गया हूँ, पाकिस्तान ने तो मुझे बहुत जगह भेजे हैं टू फेस्टिवल्स में रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान को। तो उस टूर्स में, जैसा मैं जापान गया, तो वहाँ मैंने एक जापानीज गाना सुना दिया। तो जापानीज गाना सुना दिया तो जापानीज लोग बिल्कुल ताज्जुब हो गए और आके कहने लगे कि आप हमारे लिए एक प्रोग्राम करेंगे। वो जापानीज में बात करना शुरू कर दी। मैं आपको जापानीज सुना दूं थोड़ा सा गाना। मैं तो जीते नानी मोमिएरू खाना शिकुते में ओ आकेरबा कोयानी मुखाओ मिचियोरी ओकानी मिएरू मोनो वानशी खुदा के चिरू सादामेनो होशिता चियो सेमेते सोयाकानी कोनोमी वो तेरा से यो। ये about 15 years। इसके ये
सुबारू टाइटल, गाने का टाइटल है सुबारू इज अ स्टार। तो वो कहते कि मुझे वो स्टार पहुंचना है। बहुत डीप फिलोसॉफी है, पोइट्री है, जैसा हमारा गजलों में होता है, और वेरी ओल्ड कल्चर है उनका। उनके फोक गाने में मुझे याद है, उनके तो मुझे बहुत गाने याद है जापानीज के। लैला हो लैला या तरबरा सैला में साजिए लैला लैला हो लैला हो लैला में साजिए लैला में साजिए। ये मैं चाहता था मैं खुद ही कहूँ इस बात को कि मैं इतना शौक जो मेरा इतना डोमिनेटिंग है कि चाहे मैंने कितने भी मैंने गाने गाए, रिकॉर्डिंग टीवी में मशहूर हुए ये वो, लेकिन जो मेरा जो पैशन है म्यूजिक के लिए, जो मेरा जो दिल है, मेरा इतना लव, आई लव म्यूजिक इतना ज्यादा कि चाहे मैं टीवी में आऊँ ना आऊँ, मैं अपना वो अपना शौक पूरा करते रहता हूँ घर पे। जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। दुनिया हमें अब जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा जादू तेरे प्यार ने किया, सोचा न था। मुझे ये वाला जो आपने इतने वर्जन है ना इसके, आपने जो चलाया ये ओरिजिनल नहीं है। अब क्या मुझे किस तरह पता चला कि वो जब जादू वाला वर्ड आया ना, तो समझ उस जमाने में ज़ाहिर हम पाकिस्तान बहुत कंजर्वेटिव थे, तो मैं बहुत दफा बैन हो चुका हूँ, इसलिए मैं एकदम से मैंने जब मॉडर्न म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक लाया, पॉप म्यूजिक लाया, तो मुझे बहुत नेगेटिव मुझे इफेक्ट मिल रहे थे, और फ्रॉम टीवी के हेडक्वार्टर से, यहाँ से वहाँ से, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं ये गाना नहीं चल सकता टीवी में, इसलिए कि वो ऐसा नशा है, नशा को निकालो। उसने जादू करके गाया फिर उसको, जो कहते कहने अब आलमगीर पैंट शर्ट नहीं पहन सकता है, वो मॉडर्न है वो, तो ठीक है उसको शलवार कमीज पहनाओ। फिर शलवार कमीज पहना, उसमें ख्याल रखना गया, तो वो भी हिट हो गया। फिर उनको समझ नहीं आ रहा ये तो फिर भी हिट हो जाता है। तो उन लोग मुझे एक्चुअली चाह रहे थे कि इसको बंद करो, इसको रोको, ये लड़का बिगाड़ा है पूरी कौम को। वो रोक ही नहीं सकते थे कि वो फिर भी हिट हो रहा है, सलवार कमीज पहन के भी हिट हो जाता है, इसको करें क्या। अच्छा आलमगीर, अब हमारे साथ एक साहबजादे ही मैं कहूंगी, और वो आपको रिकॉर्ड करें, अदील है हमारे साथ वैंकूवर कनाडा से। जी अदील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके चहेते आर्टिस्ट हमारे साथ हैं आलमगीर। मैं पढ़ रही थी आपका ये जो गाना आपने रिकॉर्ड किया है, कह देना आपको, कह देना को कितना, सॉरी क्वेश्चन रिपीट करेंगे? कितने हिट्स हुए इनके इस गाने पर अब तक? जो YouTube के हिट्स हैं वो तो आई थिंक 150 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन फेसबुक पे मेरे ख्याल में 65,000 दफा शेयर हुआ है, और ऑनलाइन जो है आई थिंक इट्स अ मैसिव हिट। इसके अलावा बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है कि सारे टीवी स्टेशन पाकिस्तान में 6 या 7 वो एक ऐसा गाना चलाएं जो कि किसी टेलीविजन सीरीज से मुंसलिक हो। बातों से कोई
अफसाना, चाहत से है जीवन, क्या छुपाऊं मैं इसे, मैंने ये जाना है तेरी सूरत है राहों में, राहों में। कहते ना आँखों से, आँखों से समझ लेना, समझ लेना बातों से, बातों से कोई तो रहता है सांसों में, सांसों में, सांसों में, यही हाँ हाँ yeah हाँ। बहुत खूब। कैसा लगा आपको आलमगीर? अभी आप सुन रहे थे इसको? सजा के पुराना मैंने जो उसको बहुत अच्छा सजाया आपने। अच्छा सुनिए आलमगीर, आपने क्योंकि कई साल पहले का इंटरव्यू है जब गाना बिल्कुल रिकॉर्ड किया था दिल ने उस वक्त, तो अब तक कितना पॉपुलर हुआ, कितने शेयर? मैं कह रहा था अभी, वो अदील बता रहा था कि वो 65,000 में चला है अभी। यूट्यूब में तो 800,000 की, अबाउट 800,000 मिलियन तक पहुंच जाएगा बहुत जल्द, मेरा ख्याल है, शायद है मिलियन हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। अच्छा मैं कर रही थी नोट, और आपने, मुझे याद है कि रेडियो में जब पहले बात हो रही थी आपसे, तो कुछ तो कहिए प्रोग्राम में आपसे, तो आपने बताया था कि इसमें जो म्यूजिक जिस तरह आपने किया है कि इसमें भी फ्यूजन है एक, जो इस गाने का म्यूजिक है, तो थोड़ा सा बताइए ये जो जबानों का आपका शौक है, अभी आपने बलोची का आपको हमने एक झलक दी, और ये भी कह दूं कि लोग नाराज हो जाएंगे, अब आपको पंजाबी भी सुनाना पड़ेगा, पश्तो भी, और उर्दू आपने सुना दिया है, पश्तो पंजाबी, हाँ 2 जबानें आपको और सुनानी पड़ेंगी अभी। अच्छा जी, तो थोड़ा सुना दीजिए हमें, उसके बाद। ढाई दिन न जवानी नाल चल दी, ओ ढाई दिन न जवानी नाल चल दी, कुर्ती माल दी, अथरी तेरी जवानी कुड़िए तेरे वस नार दी, ओ कतरी ना। और फिर दूसरा कौन सा आपने कहा? दूसरा मैंने कहा पश्तो, और फिर सिंधी हो जमालो, मुझे याद है कि आपको याद था हो जमालो सिंधी में। हाँ वो पश्तो मैं सुना दूं आपको। जी जरूर। कटिबाचर तगर दविना दबराश पदा पबादाश पदा पबरना, कटिबाचर तगर दविना दबराश पदा बपाया बाश पदा न। अच्छा, और अब रह गई सिंधी, हो जमालो। हो जमालो, हो जमालो तो जो क्या ये चालाकी है, इसको कहते हैं। खैर हो जमालो। चलिए, अब क्योंकि मुझे भी याद नहीं, थोड़ा मैं आपको अगर गलत बता दूंगी तो सुनने वाले खफा हो जाएंगे, तो पहले तो मुझे आप तरह वार्न कर देते तो मैं थोड़ा याद कर लेता, एकदम से आपने पूछा मुझे तो ज़हन में एकदम मुझे ऐसे ही अचानक पूछने का शौक है सवाल। तो अच्छा, ये आपने सुना होगा ना कुर्रतुल ऐन की है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो उनके दिमाग में आता है वो लिखती जाती हैं, तो मेरे भी जो दिमाग में जैसे जो ख्यालात आते हैं मैं बोलती जाती हूँ। तो अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा, अब आप हमें बताइए, जो अलबेला राई बड़ी जबरदस्त फिल्म आप पे बन रही है, और फवाद खान जो है वो उसके आलमगीर होंगे, तो फवाद खान क्यों? जाहिर वो मेरे से भी डिस्कस करते रहे, वो जो प्रोडक्शंस जिन लोग कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, फवाद खान इसलिए एक तो कि वो जो मेरी लाइफ स्टोरी है जी, वो कोई भी सुनेगा ना, तो सपोज किसी एक्टर को कहेगा कि आपको करना है, वो जब स्टोरी सुनेगा तो वो डर जाएगा, इसलिए कि इतना मुश्किल है वो, इसलिए कि उसमें इतना डेप्थ है
कि वो डीप एक्टिंग करना, डिफरेंट यू नो, कि कभी रोना, कभी हंसना, कभी क्या है उसके अंदर, कभी टॉर्चर हो रहा हूँ, मैं कभी कुछ यू नो खुशी, हर चीज उसके अंदर है। मतलब है कि एक तो ये जो रियल लाइफ स्टोरी है, तो उसको ये फवाद इज अ वेरी गुड एक्टर, फैंटास्टिक एक्टर। लेकिन सिर्फ एक्टर होने से नहीं चलेगा। जिसको म्यूजिक ना आता हो, जिसको म्यूजिक का रिदम ना पता हो, वो मेरे सारे गाने, जो मेरे हिट गाने 8-10 गाने होंगे, जो उसको स्टेज पे वो परफॉर्म करेगा, वो जैसा आलमगीर जैसा परफॉर्म करता था वैसे उसको करना है। वो सारी चीज जो है ना, वो सिर्फ वो कर सकता है जिसको म्यूजिक का पता हो। जी ये फवाद खान पहले शुरू ही किया था एक्टिंग से पहले, वो उसका बैंड था, वो गिटार बजाता था, वो गाता था। अच्छा। तो इससे आइडिया और कोई चीज नहीं हो सकता जिसको म्यूजिक भी आता है और इतना अच्छा एक्टर भी हो। बहुत अच्छे एक्टर हैं और आजकल तो बहुत मसरूफ हैं, तो वक्त आपकी फिल्म के लिए निकाल रहे हैं और इनका आना जाना भी रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, तो कौन सा जिंदगी का कौन सा हिस्सा है जो आप समझते हैं बहुत मुश्किल होगा? आपने कहा ना कि बहुत मुश्किल किरदार है ये। हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत। तो वो कौन सा हिस्सा है जिंदगी का जिसमें आप समझते हैं किसी भी एक्टर को बहुत मुश्किल पेश आ सकती है? इतने सारी चीजें हैं कि जैसा जब मैं कराची आया तो मेरा सारा प्लान था कि मेरा अपना एक वो कजन के घर रहना है, उनके घर रहना है और वहीं मुझे कुछ महीनों में अमेरिका चला जाना है। इसलिए मैं वहाँ गया था, वो पढ़ाई को कंटिन्यू जो है। तो मैं जब पहुंचा वहाँ, अब सोचें मैं कराची में किसी को भी नहीं जानता हूँ, मैं ढाका से आया हूँ। अच्छा। हाँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, सिर्फ मेरे कजन को जानता हूँ। मैं उनका एड्रेस पहुंचा हूँ, देखा मैं दरवाजा पे लॉक है। अच्छा। अब मैं नेबर से पूछा कि इन लोग कहाँ, कहीं बाहर गए? मैं कहते नहीं, ये तो बांग्लादेश चले गए। अब मैं अकेला कराची में, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। हाँ। सोचे यहाँ से मैं चलते चलते पैर के, मैंने अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मतलब है कि मेरे पास जितने भी वो रकम थे वो भी खत्म। किसी तरीके से तो मैं पहुंचा था वहां, तो चलते चलते मैं वो पार्क नजर आया, झील पार्क, मैं वहां जाके बैठा, वहां मैं सो गया रात को। अच्छा। फिर वो नेक्स्ट डे मैं निकला, मैंने कहा कोई जॉब तो करना पड़ेगा, कोई रेस्टोरेंट में कोई बेयर का जॉब हो, कुछ भी हो, तो मुझे खाना भी तो है। मतलब उससे पहले, और मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी थोड़ा सा रकम थे वो भी तो किसी मेरा जो मेरे साथ कोई फ्लाई करके आए थे, जो प्लेन में बैठे हुए थे हम दोनों, तो वो खा गए मेरे। वो मतलब लंबी वो डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं जब जॉब करने जाता हूँ, कोई ढूंढता हूँ कि नहीं मिल रहा है, तीसरा दिन मुझे मिला है और ये 3 दिन मैं झील पार्क में सो रहा हूँ। हाँ? शुक्र करें कि आज का कराची नहीं था। फिर जब मुझे मिला एक रेस्टोरेंट वाले, बल्कि मैं सूसी को कहा, मैंने कहा देखिए आपका इतना एक अच्छा लॉन है साइड में, आपका होटल के साइड में, यहाँ कुर्सी मेज रखे, मैं कोने में बैठ के गिटार बजाऊंगा, गाना गाऊंगा। मेरा पास गिटार था। अच्छा। तो कहते हैं कि आप मुझे जो भी मुआवजा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको ऐसा करूंगा कि आपको डिनर दूंगा। हाँ। और उसके बाद जो पैसों का रकम कितना काम है सुन ही नहीं रहा हूँ। हाँ। आप खुश हैं? डिनर। अच्छा। मुझे सिर्फ वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सही। तीसरा दिन भूखा, फिर मैं परफॉर्म करता हूँ, वो वैसे ही भूखा, तीसरा दिन भूखा, और मैं 2 घंटा मैंने गिटार बजा के परफॉर्म किया तो डिनर मिला। कैन यू बिलीव दिस? आलमगीर, आपने कुछ 3 दिन तक, ये चीज मैं मिस कर गई थी शुरू में, कि आपने खाया ही नहीं 3 दिन तक कुछ। 2 दिन ना, ये तीसरा दिन में जो आई हैड माय डिनर। कौन सा होटल था जहाँ पे आपने शुरू किया? ये ग्लोब होटल। अच्छा। हाँ, इतना इंटरेस्ट, यहाँ से जो स्टोरी होती है ना, वो सारा मैं खुद अपने आप को, अपना स्टोरी को, अपनी जो सारी जिंदगी की जो स्टोरी है उसको मैं खुद ही फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये आलमगीर कर क्या रहा है, इसका साथ हो क्या रहा है और क्या होगा, व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एम आई गोइंग टू डाई, एम आई गोइंग टू, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू नो। ये इसी तरह चलता रहा मैं। अच्छा आलमगीर, इससे पहले कि आगे जाएं आपकी कहानी में, आलमगीर जब ये फिल्म बन जाएगा ना, अब जब आपको याद है कि जब ये लॉन्च हुआ था तो फवाद खान ने क्या कहा था कि जब मुझे स्टोरी सुनी मैं जी, तो कहते कि मेरी फट गई। इसलिए इतनी मुश्किल मैं ये करेगा कौन, इतना डेप्थ स्टोरी, इस स्टोरी में इतना डेप्थ है, और वो जो एक्टर को जो वो सारा कुछ करना होगा, रियल लाइफ को फिर एक्टिंग करके करना होगा।
सही। तो वो इतना मुश्किल चीज है वो, बिकॉज जो कोई एक स्टोरी बनता है, जो उसको जब कोई हीरो करता है वो तो खुद ही उसको मैन्यूवर करता है, लेकिन वो मैन्यूवर नहीं कर सकेगा, उसको वो ही करना होगा जो रियल स्टोरी में है। बिल्कुल। अच्छा आलमगीर, एक सवाल ले लें हम अपने कॉलर का, उसके बाद आगे चलते हैं आपकी कहानी में। मियाँ वाली से बुखारी साहब हमारे साथ हैं। जी बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम। पूरा नाम क्या है बुखारी साहब आपका? फयाज बुखारी। अच्छा, तो चलिए आप बात कीजिए, हमें पता है आलमगीर साहब, हम आपको बचपन से सुन रहे हैं जी, और आप हमारी दिमाग में समाये हुए हैं। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको सदका पाक रसूल का और उसकी अहल बैत का, आले रसूल का, आपको मुकम्मल सेहत याब करे इंशाल्लाह। और अक्सर जब मैं आपका वो सॉन्ग सुनता हूँ ना, शाम से पहले आना, तो मैं अक्सर, यकीन करें, मुझे बहुत अजीब सा वो नगमा आपका वो गीत लगता है और मैं अक्सर आपके लिए, यकीन करें, दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं वजह से मैं आज बिल्कुल टिका हुआ हूँ इंशाल्लाह। और हमारी हर वक्त दुआएं आपके साथ हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आपकी आवाज सुन रहे हैं। हम आपके आज भी उसी तरह परस्तार हैं। ओ थैंक यू। इन्होंने तो कमाल कर दिया जी। ये भी दुआ है कि जो वॉइस ऑफ अमेरिका के जो हमारे हस्तियां बैठी हुई, अल्लाह ताला इनको भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, कि ये भी चुन चुन कर सितारे इकट्ठे करते हैं। बस ये इनकी मोहब्बत है आना हमारे प्रोग्राम में। मैं तो हमेशा बहुत शुक्रगुजार होती हूँ। आलमगीर साहब वक्त निकाला पहले जब भी हमने कभी इनको बुलाया, क्योंकि ये बहुत मोहब्बत करते हैं अपने सुनने वालों से। ये हमेशा जब भी कनेक्ट होने का कोई मौका होता है तो जाने नहीं देते उस मौके को। अच्छा, तो आप थे कितने साल के? पहले तो आप इनका अगर गुनगुना दें, शाम से पहले आना। इतनी मोहब्बत करने वाले आपके ये कॉलर थे। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। बहुत खूब। और सबकी दुआ है कि पाकिस्तान आप लौट के, आप जा भी चुके हैं अभी बीच में, और दोबारा से जाएं, शाम से बहुत पहले आप वहां पहुंचे। अच्छा, शाकिर शमीम इस्लामाबाद से। जी शाकिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मैडम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत दिन बाद आप आए, कैसे? माशाल्लाह, तो हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनको जल्द सेहतियाब करे, आमीन। बिल्कुल, ये असरता कायम और दायम रहे इंशाल्लाह। तो जो लेटेस्ट अगर कोई गाना गाया तो वो अगर सुना दे। हाँ, ये तो खुद भी अपना एक स्टूडियो, ये बहुत ही एक्टिव है। खुशी की बात ये है आलमगीर, आप लेटेस्ट कोई अगर है तो अगर वो जी सुना दे। जी जरूर। जी आलमगीर, इज इट पॉसिबल? हाँ जरूर। मैं अभी मेरा एक्चुअली कुछ गाने ऐसे थे जो चले नहीं, या एक दफा चला और उसके बाद वो फिर वो कभी भी सुनाई नहीं दी। ऐसा एक गाने, कुछ गाने जो मैंने उसको दोबारा रिकॉर्ड किया पाकिस्तान में नए म्यूजिक के साथ, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, तो वो उसमें से एक सुनाता हूँ। जी। देखते ही देखते हमें प्यार हुआ, जिंदगी में ये पहली बार हुआ, कैसे हुआ फूलों की दुनिया में, आओ तुम कह दो प्यार के गीतों में, सज गई फूलों से बहार, कह दो जरा सारे जहां में हमारी कहानी, सुन ले जहां ये सारी बातें तेरी जुबानी, मान लो कहना आओ ना, इन सपनों को मैं सच्चा बना दूंगा।
ये शुरू स्लो होती है, फिर उसके बाद बीट आता है, फिर वो फास्ट हो जाता है ये गाना। बहुत खूब। अच्छा, ये जो आपके गाने के बोल सुनते सुनते मुझे ध्यान आया कि आलमगीर, आप इस कदर मकबूल थे और लड़कियां इतनी फिदा होती थी आप पर, और शादी हुई आपकी अरेंज, तो प्यार व्यार कभी हुआ नहीं सचमुच आपको किसी से? अब ये मैं तो जाहिर, जब वो फिल्म बन रही है मेरी लाइफ स्टोरी पे, जब उन्होंने सब पूछा मेरे सारे पूरी लाइफ स्टोरी, तो मेरी सारी तो पोल खुल गई। अच्छा। जो मैं छुपा के रखा हुआ था वो भी निकल गई। वो ये कि मैं साउथ अफ्रीका, मेरा एक टूर था, वो शादी से भी पहले, तो मैंने तो बता दिया था शैला को जी कि ऐसा हुआ था जब मैं साउथ अफ्रीका गया था। हाँ। तो वो साउथ अफ्रीका में किसी लड़की से मेरी वो इन्फेक्चुएशन कह रही थी। आई वाज ओनली 15 साल का था, तो उस 15 साल में जो होता है वो आई डोंट नो, वो लव है वो या इन्फेक्चुएशन है, वो क्या है, बट वो एक जाहिर हुआ था। अच्छा, बस वही, और उसके बाद शादी अम्मी ने कर दी आपकी। तो अच्छा, आप जब कराची आए थे तो आप कितने साल के थे जब आप उतरे? अब 14 साल का। 14 साल के? हाँ। मैं इमेजिन कर सकती हूँ, और बहुत अम्मा के लाडला बेटा, और अकेला आ गया और यहाँ पे। हाँ, बड़ी हिम्मत, किस्मत आपकी माशाल्लाह। लॉक जब देखा था ना घर का, तो उस वक्त जब और नेबर ने जब कहा कि वो तो चले गए बांग्लादेश, तो उस वक्त जो मेरा चेहरा, ये मेरा शक्ल और मेरा जो फीलिंग्स थे ना, वो जो है ना, मैं देखूंगा कि जैसा फवाद ने किस तरह किया है, मैं देखना चाहूंगा कि उसने जब उसने कहा कि मैं आपको डिनर आपको मिलेगा, और पेमेंट के बाद में कितना कहा मुझे सुना भी नहीं मैंने, वो इसलिए कि वो जो डिनर जो कहा वो मेरा सर में धम 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 करके बजता रहा कि डिनर डिनर डिनर। बिल्कुल। अच्छा, चलिए हम आपको एक थोड़ी सी सरप्राइज हम भी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप ढाका से आए थे, तो आपका बंगाली एक गीत है जो आपने खुद ही प्रोड्यूस किया हुआ है, तो वो हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। 2.5 मिलियन हो गया है यूट्यूब में वो लगाना। अच्छा, बंगाली जो गीत है आपका जसीम। अच्छा, तो चलिए वो सुनते हैं, और उसके बाद हम मैं नाम ले दी मैंने खालिद साहब का। अच्छा। लेकिन खालिद हमीद साहब भी मौजूद हैं, उनसे अच्छा, खालिद हमीद साहब जी मुलाकात करवाते हैं। बहुत बहुत। तो अंजुम, अगर आप गीत सुनवा दें पहले बंगाली का। আমার হার কালা করলাম রে, আরে আমার দেহ কালার লাইগা রে, ওরে অন্তর কালা করলাম রে দুরন্ত পরবাসে, আমার হার কালা করলাম রে, চাইতে অধিক বাঁকা है তার চাইতে অধিক বাঁকা সারে দিছি প্রাণ রে দুরন্ত পরবাসে সকল বাঁকায় বাইলাম নৌকা তবু বাঁকারে না জানি রে দুরন্ত পরবাসে।
পাশে আমার হার কানা করলাম রে আরে আমার দেহ কালার নাইকা রে ওরে অন্তর কানা করলাম রে দুরন্ত পরবাসে तो क्या खूबसूरत गाना था खालिद। और ये हमारी सरप्राइज आलमगीर साहब मौजूद हैं आपके सामने। खालिद साहब। अच्छा खालिद भाई कैसे हैं? सरप्राइज है आलमगीर। खालिद हमीद साहब जो हैं बहुत मोहब्बत से आपको हम सभी याद करते हैं और खालिद साहब किस्से भी सुनाते हैं हमें, और हम सबका ये ख्याल है कि आप जो कितने नेक हैं इसीलिए आप बड़े नहीं हुए, मतलब आप अभी तक मासूम से हैं वैसे जैसे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आलमगीर एक बहुत ही सच्चा प्यारा मासूम सा इंसान है, भोला भाला। मैंने इन्हें 70 की दहाई में पहली दफ़ा टेलीविज़न चकलाला में पाकिस्तान रावलपिंडी का जो स्टेशन था उस पे इनको देखा था, और ये उस वक्त भी वो अलबेला राही गा रहे होते थे और शहजाद खलील और उनके साथ ये इनका एक ग्रुप था। और मैंने कभी नहीं देखा कि आलमगीर को कोई इधर उधर कोई फजूल ऐसी बात हो या कोई स्कैंडल हो या कहीं अपने घूम रहे हैं, बल्कि इनका सारा वक्त जो था ना वो अपने फ़न पे, अपने गाने पे, उस पे तवज्जो इनकी रहती थी। और एक मस्त सा इंसान, बिल्कुल सच्चा फनकार जैसे होता है, अपनी दुनिया में गुम। सोचें जरा, जिस शख्स ने हीरो इसलिए बन के ना दिया, उनको ऑफर्स भी हुई, बहुत म्यूजिक पसंद था बस। हाँ, गिटार हाथ में और अपने गा रहे हैं और अपने रिहर्सल कर रहे हैं और गाने रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और आज से कोई 1-2 साल पहले जब हमने यहाँ, मेरे एक दोस्त हैं खालिद उमर, उन्होंने इनके लिए एक फंक्शन किया, तो उसमें भी मैंने देखा कि वही आलमगीर मुझे नजर आया, बिल्कुल, जो बिल्कुल 20-30 साल पहले मैंने देखा था। और उसी प्यार से, उसी मोहब्बत से और उसी जज्बे से इस शख्स ने गाने गाए और स्टेज पे, हालांकि डॉक्टर्स ने इनको मना भी किया हुआ था कि जी आप ज्यादा उछल कूद ना करें ज्यादा वो, लेकिन माशाल्लाह इतनी एनर्जी है, इतना इस शख्स में जज्बा है। और अच्छा खालिद, अच्छा आपने कही उछल कूद, अंजुम हमने एक इनका क्लिप निकाला हुआ है छोटा सा मोइन अख्तर के साथ, बहुत ही मजे का है वो और बहुत मुख्तसर सा है। तो अगर अंजुम तैयार हो और हम वो सुनवा दें, पता नहीं आपको तो याद भी नहीं होगा। हाँ, बहुत पुरानी मेरा ख्याल TV 20 का एक कोई है, उसमें आलमगीर आए थे। बिल्कुल। तो चलिए हम वो सुनवाते हैं। अच्छा फिर ये भी सुनेंगे इनसे कि इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की थी। मैंने कहा आपने क्यों हीरो नहीं बने? कहना मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे गाने पे किसी और की शक्ल दिखा दें, मैं अगर गाऊंगा शक्ल भी अपनी दिखाऊंगा मैं। यस, बिल्कुल सही। तो चलिए पहले वो क्लिप सुनते हैं, उसके बाद। ठीक ठाक, एकदम ठीक ठाक। क्यों भूली गए, समझ में नहीं आता। वाह, बिल्कुल। आलमगीर, गाना गाने में जितनी वर्जिश आप करते हैं इतनी वर्जिश पाकिस्तान का कोई पहलवान भी नहीं करता होगा, और फिर भी जान आपकी ऐसी है। सुबह 6:30 बजे, कुछ 15 साल हो गए मैं भागता हूँ 3-4 मील। सुबह 7:30 बजे 3-4 मील? 6 बजे। जाहिर है इंसान किसी वक्त भी उस पर बुरा वक्त आ सकता है। नहीं, एक बात ये, ख़वातीन हज़रात। अच्छा इसके बाद बल्कि एक किस्सा इन्होंने सुनाया था कि ये पता नहीं कौन सा गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा आलमगीर, वो कौन सा गाना था मेरे ख्याल में, तो उसमें कहा था कि वो दरख्त पे चढ़ गया था आलमगीर। वो सच था, बिल्कुल सच था। और वो खुद उस प्रोग्राम में वो MC था। और एक हमें अपने खालिद हमीद की झलक भी दिखी थी, मुन्नी सी, इसमें वो भी बैठे थे। अच्छा सुनिए, तो वो किस्सा सुनाइए, कैसे दरख्त पे चढ़े थे आप? वो हुआ क्या कि वो ये मलीर कैंट में प्रोग्राम था, ये आर्मी ऑफिसर्स के जो मेस होते हैं उनके हर साल उनका एक प्रोग्राम होता है। अच्छा। उसमें मैं गया था, तो जो उन्होंने जो स्टेज बनाया था, वो स्टेज बिल्कुल स्टेज के कोने पे वो दरख्त लगा हुआ था। वो दरख्त बहुत बड़ा दरख्त था। तो मैं एकदम से उसी वक्त मेरा गाते गाते देखा ना था कभी हमने ये समा, गाते गाते मैं दरख्त पे चढ़ गया। अच्छा। माइक तो वो कॉर्डलेस माइक्रोफोन होते थे, तो मैं तो दरख्त पे चढ़ गया, वहां से गा रहा हूँ बिल्कुल ऊपर, दरख्त के ऊपर, सब लोग ऊपर देख रहे हैं दरख्त पे। तो वहां से वो शाख टूटी और मैं गिरा नीचे। और नतीजा ये हुआ कि जब अवार्ड के प्रोग्राम में आए तो बैसाखियों पर आए, बैसाखी में पहुंचा मैं अवार्ड प्रोग्राम।
जबरदस्त भाई। अच्छा, तो चलिए हम 2 कॉलर्स को ले लें अपने, बहुत देर से मुंतजिर है। मोहम्मद शफी साहब हैं और हमदुल्ला साहब हैं। मोहम्मद शफी साहब, मोहम्मद शफी, आवाज आ रही है आपको हमारी? अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम, बड़ा लंबा इंतजार किया आपने, कैसे हैं आप? एक तो मैं सबसे पहले एक तो उर्दू वीओए के प्रोग्राम को तो आज आप लोगों ने 8 चांद लगा दिए। अच्छा, ठीक है जी, क्योंकि 4 चांद तो पहले थे, अभी 4 चांद का इजाफा इसलिए हो गया कि खालिद तमीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, खालिद साहब का क्या कहना? हाँ जी, खालिद साहब का तो मैं वो नहीं भूले हैं जब टीवी के स्क्रीन पे हमें नजर आते थे, और आलमगीर साहब का हम वो गाना नहीं भूले कि मैंने तुम्हारी गागल से कभी पानी पिया था। हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारा गीत था। तो हाँ जी, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे शफी साहब? जी, एक नहीं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, माफ कीजिए। हाँ जी, आज मेरे शॉप पे, मेरे दुकान पे बंदे आए थे और आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो प्रोग्राम की तवज्जुह से उन्होंने कहा जी ये पैगाम आपने हमारा देना है शहनाज अजीज साहब को, और उनका ये कहना है कि एक तो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो चेयरपर्सन है मारवी मेमन, उसको आप प्रोग्राम पे लाएं, और ये कम्युनिटी की रिक्वेस्ट है आपसे और मेरी मतलब एक बतौर अमानत उन्होंने ये बात मुझे सौंपा था, जो कि आज ही ये मेरी बात हो। और जी आज जी, ही तो क्या क्या समझ, अच्छा, तो क्यों बुलाएं उनको? इसलिए बुलाया कि यहाँ पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो यहाँ पे जो सर्वे है, जो पैसे हैं वो गरीबों को नहीं मिल रहे हैं, और इसमें बड़े बड़े लोग, जागीरदार लोग जिनकी गाड़ियां हैं, जो ठेकेदार हैं, जो अफसरान हैं, 50, 60, 80 हजार, लाख, 1.5 लाख रुपया जो तनख्वाह लेते हैं वो लोग लेते हैं, और गरीब जो है इन चीजों से महरूम है, ताकि हम उससे सवाल कर सके, उनसे पूछ सके। बिल्कुल। बात शफी साहब, मैं कई कहानियां हमने ऐसी की, और जिसमें सबसे एक जो अलामती कहानी ये पूरे सिस्टम की है वो फलक शेर की कहानी थी। खुद नाबीना है, घर में 7 अफराद नाबीना है, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई खालिद साहब ये बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम के लिए उनकी इनकम की, तो उन्होंने कहा नहीं ये डिजर्व नहीं करते जो इमदाद है। इसकी वजह यह है कि इनके घर अपना है, एक गरीबाना सा घर उनका अपना है। तो ये वाकई इस चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है। मैं ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करूंगी, लेकिन उस सूरत में अगर कोई कहानी ऐसी हुई जो सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक हो। अच्छा, दूसरे हमारे साथ हैं राजा जाहिद महमूद साहब, बहुत दिन बाद आए। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। बल्कि मैं पता है आपको याद कर रही थी, हमने बेप्सी सिद्धवा का प्रोग्राम किया था, पता नहीं आपने सुना या नहीं। बहुत पुराना प्रोग्राम था, 4-5 साल पुराना, हमने एफएम के लिए वो मैं भेज रही थी। तो आपने इतने अच्छे सवाल पूछे थे और मैंने कहा पता नहीं आप कहाँ गायब हो गए। जी, हम कोई मसरूफियात ऐसी होगी, कोई तालीम के सिलसिले में मैं ना हाजिर हो सका। अच्छा। तो मैं माजरत चाहूंगा अपने व्यूअर्स से, सुनने वालों से, सब चाहने वाले हैं, आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है। मैं खालिद अमीर साहब को भी सलाम कहना चाहूंगा और आलमगीर साहब को भी। जब पीटीवी होता था तो उस वक्त जी, जब पीटीवी की एक ही स्क्रीन नजर आती थी तो उस वक्त खालिद अमीर साहब को खबरें पढ़ने का अंदाज हमें आज भी वो नहीं भूला। और 2-3 चेहरे हमें याद हैं, जिनमें आलमगीर साहब हैं, खालिद अमीर साहब हैं, मोहम्मद अली शेखी हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सितारे हैं, हम जब बच्चे थे तो उस वक्त से सुनते हैं। अच्छा सुनिए, ठीक है, बिल्कुल हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, क्योंकि खालिद साहब को अब तैयारी करनी है अपनी अगले शो की, तो वो जाना चाहते हैं। तो चलिए आप कुछ कह दीजिए हमारे। मैं बस यही कहूँगा कि मुझे आलमगीर की सेहत की बहुत फिक्र रहती है और मैं बहुत दुआगो भी रहता हूँ, और बेशुमार मतलब परस्तार हैं आलमगीर के जो उनके लिए दुआ करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला उनको सेहत होगी। और मैंने अभी जब लास्ट टाइम मिला था आलमगीर से, तो मैंने इनकी सीडी ऑटोग्राफ इनका लेके अपने गाड़ी में रख ली है, और मैं उसको सुनता रहता हूँ और आलमगीर को याद करते रहता हूँ। अल्लाह ताला इनको बहुत सी खुशियाँ दे, सेहत दे, और हम इनको हमेशा इसी तरह सुनते रहें। आमीन। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके इस प्रोग्राम में आने का। चाहे कॉलर हम और ले लें, साजिद हमदुल्ला साहब हैं ये। हमदुल्ला साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से भैया फोन कर रहे हैं? जी अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। जी जी जी, रावलपिंडी से। जल्दी से अगर पूछ लें अपना सवाल आप।
आलमगीर से क्या पूछना? ये जल्दी आपने अभी तो जल्दी कह दिया, काफी देर हो गया मुझे वेट किया। हाँ तो कोई बात नहीं, आलमगीर से बात करने के लिए तो वेट करना पड़ता है, ऐसा वैसा आदमी थोड़ी है कोई हमारे साथ। चलो कोई बात नहीं तो अस्सलाम वालेकुम सर आलमगीर साहब। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? पिंडी में वाह वाह माशाल्लाह। जी पिंडी में। आप सुनाए सर, खैरियत है? मैं पिंडी में ना 6 महीने रहा हूँ। एक प्रोग्राम मैंने किया था पिकनिक के नाम से, वो पिंडी पीटीवी से होता था। वहाँ मैं कभी मंगला डैम, कभी मैं मरी, कभी कहीं ना कहीं जाके वो वहाँ बहुत लड़के लड़कियां होते थे, वहाँ मैं पिकनिक करते थे, तो उसमें मैं गाने सुनाता था। तो वो एक पिकनिक का नाम से पिंडी से मैंने किया था प्रोग्राम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं निमी है भावलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम निमी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक। प्रोग्राम का वक्त बदल गया तो आपने आना ही छोड़ दिया, लेकिन वक्त थोड़ा है तो बाद में अब आऊंगी। अच्छा अब आएंगी आप? चलिए जल्दी से आलमगीर से बात कीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि भाईजान को, खालिद भाई को लाके तो आपने और भी प्रोग्राम में 10 चांद लगा दिए। बहुत मुझे पसंद। बांटिए चांद बांटिए। मुझे बताइए आलमगीर कितने चांद हैं और खालिद साहब कितने चांद? वो तो है ही है ना, सुपर है वो तो। अच्छा, चांदों के भी सुपर है तो। और इनका एक गाना है ना, ये शाम और तेरा नाम। हाँ। तो ये इनसे कहे हमें जरूर सुना दें। ठीक है, सुना दूंगा जरूर। और ये वैसे के वैसे रहे जो 30 साल पहले थे, वो अभी भी वैसे ही हैं। हाँ, बिल्कुल। स्मार्टनेस बहुत है, हरकतें भी वैसी हैं, चलते कूदते भी रहते हैं, हर वक्त ये हंसते भी रहते हैं। ये बहुत इनकी खुश कर दिया खालिद भाई भी और ये भी। सही बात है, दोनों बहुत प्यारे इंसान है। अल्लाह इनको खुश रखे और इनको सेहत दे। थैंक यू। उम्र लंबी करे। निमी हमारी बहुत प्यारी कॉलर है और हमेशा ये बड़ी मोहब्बत से जिन लोगों को पसंद करती हैं सिर्फ उनके प्रोग्राम में आती हैं। वैसे याद रखिएगा आलमगीर, आप पसंद है तो आइए। नहीं ऐसे मैं अब देखिएगा आऊंगी। मैं यकीन करें, मैं 9 बजे सो जाती हूँ। अच्छा, आप यकीन माने। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे, उम्र दे और आपकी परेशानियां दूर करे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, खुदा हाफिज। और कसूर से हमारे साथ है साजिद जी। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। जी मैडम, बहुत अस्सलाम वालेकुम मैडम। मेरी तरफ से पहले तो आपको, उसके बाद जहांगीर साहब को, और उसके बाद जनाब खालिद हमीद साहब को पत्तों के खूबसूरत फूल, और साजिद इरशाद का और पत्तों के तमाम अहबाब की तरफ से गुलाब के फूलों का गुलदस्ता रहेगा। बहुत खूबसूरत फूल हैं, बहुत शुक्रिया जी। पत्तों की फूलों का शहर है। तो आलमगीर साहब को और खालिद हमीद साहब को तो मैं दे ही रहा हूँ, और आपके गले में तो मैं माला डाल रहा हूँ इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने में। और मेरा सवाल रहेगा जनाब आलमगीर भाई से जी, कि इनका गाना था ये शाम और तेरा नाम, दोनों कितने मिलते जुलते हैं। बड़ा अच्छा गाना था। गाना एक तो गुनगुना दें। हाँ, दूसरे इनसे गुजारिश, ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा बस तुझको शाम कहूंगा, ये शाम और तेरा नाम। वाह वाह, दोनों की फरमाइश यही थी जो आपने पूरी कर दी। हाँ। अच्छा, आप कहाँ इस वक्त? जॉर्जिया में, अटलांटा में? जी, अटलांटा में। अच्छा, तो अब क्या प्रोग्राम है, कब जा रहे हैं पाकिस्तान दोबारा? क्या इंशाल्लाह मैं अभी ट्रांसप्लांट हो जाए 1-2 महीने में, तो फिर, और वो जो फिल्म तो बन रही है ना, वो तो जाहिर है इस वक्त उनको मुझे नहीं चाहिए, उनको चाहिए होगा कम से कम अभी 4-5 महीने के बाद के मैं जाऊंगा, फिर वो मेरे जो गाने हैं उसको दोबारा रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा, फिर वो जाहिर है फवाद उस पे उसको एक्टिंग करेगा। तो फवाद 14 साल के कैसे बनेंगे? मुझे तो जाना होगा। आलमगीर, फवाद 14 साल के कैसे बनेंगे, ये है सवाल। जब आप वो फवाद को बनाएगा, बल्कि फवाद का शक्ल भी मेरे से मिलाएगा जैसा मेरा शक्ल था। अच्छा। वो अभी तो वो मेकअप वगैरह वहाँ पाकिस्तान में नहीं है, अब हॉलीवुड में है, तो इन लोग बंदोबस्त कर रहे हैं कि वो हॉलीवुड से वो सब मेकअप लाएंगे और फवाद को बिल्कुल मेरा शक्ल बनाएंगे। लेकिन मेरी एक फरमाइश आप पहुंचा दीजिए, वादा करें उन लोगों तक। हाँ। वो ये है कि आलमगीर को जरूर लाएं उसमें। नहीं, मैं तो शुरू में ही मैं हूँगा। अच्छा, वो दिखाएंगे कि आज का आलमगीर है,
तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, लोग चीख रहे हैं, ये वो हो रहा है, तो एकदम से जाहिर मेरा तबीयत खराब है, तो दिखाएंगे कि मैं थोड़ा सा मैं रुक गया या मैं तो स्टेज पे थोड़ा सा गिरने लगा हूँ, तो सब खामोश हो जाते हैं। फिर वो बैंड जो है वो भी चुप हो जाते हैं। फिर उस कि क्या हो गया आलमगीर को, फिर वो ड्रमर पीटना शुरू करता है, फिर पूरा बैंड बजाना शुरू करता है, लोग चीखना शुरू करते हैं, मैं फिर उठ जाता हूँ, फिर गाना शुरू करता हूँ। वहां से फ्लैशबैक होता है 10 साल का आलमगीर ढाका में। अच्छा, ये वैसे ये जो शुरू है ना, असल में आलमगीर वही है, ये आपकी पर्सनैलिटी है। आपको खड़ा होना आता है ना, हमेशा खड़े आपको कोई गिरा नहीं सकता। मतलब मेरा ये पूरा यकीन है कि आपको वही फिर उठ जाना है मुझे, बिल्कुल शुरू हो जाना, उठ जाना नहीं, आप खड़े हैं अपने पैरों पे। अच्छा, बन्नू से हाफिज जावेद साहब जी। हाफिज जावेद, जरा चंद मिनट हैं, जल्दी से कुछ पूछ लें अपना। जी, मैं आलमगीर साहब को और हामिद साहब को दुआ और सलाम पेश करता हूँ। दूसरी बात ये कि मैं हाफिज कुरान हूँ। इंशाल्लाह आलमगीर साहब की सियाहत के लिए मैं दुआ गो रहूंगा और खत्म कुरान भी उनके लिए करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरे आपका कितनी अच्छी बात आपने की है, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं यकीन माने मैं टिका हुआ हूँ आज तक। मेरा माशाल्लाह सेहत इतना अभी तक सही है, कोई कह नहीं सकता मुझे कुछ हुआ है कि ये तो सही है, ये सब आप लोगों की दुआओं की वजह से। बिल्कुल सही। अच्छा हाफिज, मेरा ये इल्तिजा है कि अल्लाह ताला आपको और हालिद हमीद साहब को और मेरी बहन को अल्लाह सही और सलामत रखे। और बहुत शुक्रिया हाफिज जावेद साहब। और क्योंकि अब सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं, मैं चाहती हूँ इतने प्यार से लोग आए, इतनी सारी बातें की। आलमगीर, कोई एक गीत जो आप समझते हो आप इन लोगों को, हमारे सुनने वालों को डेडिकेट करना चाहें? हाँ ठीक जी। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो, सुन लो जरा मैंने ना 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 थे वो दिन याद करो, ये तेरे काजल का रंग हुआ था मेरी आंखों के संग, गोरी तुम वो दिन याद करो, गोरी तुम वो दिन याद करो। वाह, बहुत खूब। ये तो आपका एक सिग्नेचर किस्म जो होती है ना ट्यून, ये थी आपकी। बहुत मजा आया आलमगीर, और जब भी आप आते हैं इतना खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है दोबारा हम अपने माजी में पहुंच गए, वही आलमगीर जो टेलीविजन पे, बेशक आप वो शलवार कमीज पहना दें या जीन्स में हो या कुछ भी पहने हो, आलमगीर आलमगीर रहते हैं हमेशा। तो आने का शुक्रिया प्रोग्राम में, और उम्मीद है कि जल्दी आप दोबारा आएंगे, हम आपकी फिल्म भी देखेंगे जल्दी। अपने सुनने वालों को बता दूं कि हमारे इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे मार्टिन कर्सियस और लेनिस रिमकस, हमारे प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरल गिल और असफर इमाम। मेहमान आप सबके यही थे, बहुत प्यारे आलमगीर आपको खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और अपने तमाम सुनने वालों को भी इंशाल्लाह आइंदा जुमेरात को आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और नई कहानियों के साथ और नए प्रोग्राम के साथ। हमें कहानियां भेजते रहिए, खत लिखते रहिए। खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम में जो नुक्ता नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थी, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।